हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट 12th अकाउंटेंसी में हम बोर्ड एग्जाम माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम 2015 तक का जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज की क्लास में 2016 का जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो है एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला हमारा कोर्स में नहीं है, प्रेजेंट से रिलेटेड है जो कि हट गया है। दूसरा है वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। एक कोई भी व्यक्ति है या दो या चार, कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 साझेदारी में कम से कम दो सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 50 साझेदार हो सकते हैं। तो ये जब व्यक्ति मिलते हैं तो ये व्यक्तिगत रूप से क्या बन जाते हैं, साझेदार, और सामूहिक रूप से ये क्या बन जाते हैं, ये फर्म कहलाती है। क्या बोलते हैं हम इसको, साझेदारी फर्म। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से साझेदार होते हैं, सामूहिक रूप से फर्म कहलाती है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? कि ख्याति ख्याति मतलब क्या है कि कोई भी व्यापारी सामान्य लाभ से जो अधिक लाभ कमा रहा है वो उसकी ख्याति होती है। ठीक है, तो अधिक लाभ कमा रहा है मतलब जैसे ख्याति को सिंपल अर्थ में हम समझे कि जो भी, जैसे मान लो दो समान दुकानें हैं मार्केट में, हम कई जगह देखते हैं कि दो बराबर की दुकानें हैं, एक ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और दूसरा कम कमा रहा है। वो ज़्यादा कमा रहा है इसका मतलब कि उसकी ख्याति है। ठीक है, मतलब सामान्य रूप से तो हर एक दुकान प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन जो दुकानदार अधिक प्रॉफिट कमा रहा है वो क्या है, सामान्य से अधिक है, और यही उसकी ख्याति है। इसका मतलब कुल मिला के बात कहाँ पर आ रही है, लाभ पर आ रही है, प्रॉफिट पर आ रही है। मतलब ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, वो होता है लाभ। और जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते भी हैं तो क्या लेते हैं, औसत विधि से यदि निकालेंगे तो औसत लाभ लेंगे, लाभ आ गया। ठीक है, यदि हम अधिलाभ विधि से लेंगे तो लाभ आ गया, अधिलाभ आ गया। पूंजीकरण विधि से लेंगे तो भी लाभ आएगा। मतलब सभी प्रकार, किसी प्रकार से आप ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, लाभ के आधार पर करेंगे। और इसलिए ख्याति का मूल्यांकन का जो आधार है वो क्या है, वो है प्रॉफिट। फिर है पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या है। पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, भाई अधिक जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो पुराना अनुपात ज्यादा है और नया अनुपात कम है, इसका मतलब सीधा सीधा उसको क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। ठीक है, फिर है समय के समाप्त हो जाने पर साझेदारी का विघटन क्या कहलाता है। भाई समय का समाप्त हो जाना मतलब उन्होंने 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए साझेदारी का गठन किया था, तो ये एक संयोग द्वारा, इसको हम क्या बोलेंगे, संयोग द्वारा समापन, समय का समाप्त हो जाना। ठीक है, उसके बाद में कार्य का समाप्त हो जाना, उन्होंने किसी निश्चित कार्य के लिए साझेदारी का निर्माण किया था, एक निश्चित समय के लिए साझेदारी का निर्माण किया था, तो वो कार्य समाप्त हो गया या समय समाप्त हो गया, तो ये संयोग द्वारा साझेदारी का समापन कहलाएगा, संयोग द्वारा समापन कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, सही जोड़ी में चलेंगे। तो सही जोड़ी में दिया गया है प्रेषण, ये वाला कोर्स में नहीं है, लिखित समझौता। इस साझेदारी का जन्म किससे होता है, समझौते से होता है। तो समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखित समझौता मतलब साझेदारी सल्लेख आ गई। ठीक, ख्याति का मूल्यांकन, तो ख्याति का मूल्यांकन का संबंध किससे है, औसत लाभ से है। अभी हमने देखा था कि लाभ से रिलेटेड है वो। फर्म से अवकाश लेना क्या कहलाता है, अवकाश ग्रहण कहलाता है, रिटायरमेंट कहलाता है, निवर्तमान कहलाता है, निवृत्ति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे अवकाश लेना, निवृत्तमान, निवर्तमान। फिर अलिखित दायित्वों का भुगतान, अलिखित दायित्वों का भुगतान किससे रिलेटेड है, ये है वसूली खाता डेबिट होगा। अब कैसे, अलिखित दायित्व का भुगतान, जब हम फर्म का समापन, जब फर्म का समापन होता है मतलब फर्म का विघटन होता है, तो जितनी भी संपत्तियां हैं उनसे वसूली की जाती है और जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों का भुगतान किया जाता है। अब भाई जब फर्म बंद हो रही है, फर्म की सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो जो चिट्ठे के अंदर जो संपत्तियां हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन कुछ ऐसी संपत्तियां पता चलती जो अनरिकॉर्डेड होती है, जो कि उसी समय समापन के समय पता चली कि यार ये संपत्ति भी हमें हमारे पास है लेकिन ये पुस्तकों में नहीं लिखी। इसी प्रकार से कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन उस समय पता चलते हैं कि अरे ये दायित्व तो रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन ये भी भुगतान करना है। तो ऐसे जो अनरिकॉर्डेड जो संपत्ति
अलिखित संपत्ति और अलिखित दायित्व होते हैं, तो उनका भी उस समय हिसाब किताब करना पड़ता है। संपत्ति से जो वसूली होगी, वसूली खाते के क्रेडिट में लिखेंगे, और दायित्व का जो भुगतान करेंगे, अलिखित दायित्व का जो भुगतान करेंगे, वह वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, अलिखित दायित्व का भुगतान वसूली खाता डेबिट हो जाएगा। क्लियर? मतलब ऐसा नहीं कि केवल चिट्ठे में जो लिखा गया है वही लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड उस समय समापन के समय जो पता चलेंगे उनको भी हमें उसमें शामिल करना पड़ेगा। फिर है, आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे सामने। ऋण पत्र पर ब्याज के भुगतान की अवधि क्या है? तो ऋण पत्र जो होते हैं एक ऋण का प्रमाण पत्र होते हैं। कंपनी के द्वारा, कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, और ऋण पत्रों के ऊपर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। अब ये ब्याज देने की अवधि क्या है, कब दिया जाता है? तो 6 माह, प्रति 6 माह में उनको ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि, जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो ऋण पत्र की एक वैल्यू एक फिक्स होती है, ठीक है। जैसे अंश की वैल्यू फिक्स होती है, इसी प्रकार से ऋण पत्र की वैल्यू भी होती है, 100, 50 जो भी होगी। अब जब कंपनी की स्थिति अच्छी होती है तो कंपनी ऋण पत्रों को प्रीमियम पर भी जारी कर सकती है, अच्छी नहीं होने पर उसको डिस्काउंट पर, कटौती पर भी निर्गमन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की जो राशि है वो क्या कहलाएगी? अब भाई ऋण पत्र मतलब बड़ी राशि मिलेगी, बड़ी राशि मिलेगी, इसका मतलब कि ये पूंजीगत होगी। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि क्या है? ये पूंजीगत, एक प्रकार से क्या है, हानि है। ये क्या है? पूंजीगत हानि होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती की जो राशि है वो एक प्रकार की पूंजीगत क्या है, हानि होती है। और यदि प्रीमियम पर निर्गमन किया जाएगा, मान लो इसी को बोल दिया जाएगा कि ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन, तो क्या होगा? पूंजीगत लाभ होगा। फिर ये वसूली खाता क्या है? तो वसूली खाता मैंने बताया था, लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता, ये तीनों प्रकार के जो खाते हैं ये नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये नाम मात्र के खाते होते हैं। फिर है लास्ट है, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। जब साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन मतलब संपत्ति, पुरानी जो संपत्तियां हैं, दायित्व है, उनको फिर से रीवैल्यू उनको किया जाता है, पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। तो पुरानी संपत्ति और दायित्व, इसका मतलब पुराने साझेदारों का ही उसके ऊपर अधिकार होता है, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते भी पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होता है उसको पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ही अंतरित किया जाता है, ठीक है। फिर है, अधिभावी कमीशन हमारे कोर्स के बाहर है, रिक्त स्थानों में आ जाएंगे। तो रिक्त स्थान में दिया है सामान्य हानि, ये भी कोर्स के बाहर है। साझेदारी फर्म का पंजीयन कैसा होता है? ये बार बार आता है, ऐच्छिक होता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अधिलाभ, अधिलाभ वह लाभ होता है जो सामान्य लाभ से अधिक, अभी मैंने बताया था कि सामान्य लाभ से अधिक अर्जित किया जाता है। अधिक का मतलब कि जैसे सामान्य रूप से जो सामान्य लाभ की जो 10% है, तो हर एक व्यापारी, हर एक दुकानदार, हर एक व्यवसायी को उस प्रकार के व्यवसाय में वो सामान्य लाभ तो होगा ही, लेकिन जो अधिक होगा, तो सामान्य लाभ से अधिक होगा, वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट कहलाता है या अधिलाभ कहलाता है। फिर पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता है? तो ये नाम मात्र का खाता है। बताया था मैंने, लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता, ये तीनों नाम मात्र के खाते हैं। ऋण पत्र, ऋण का एक लिखित क्या है? प्रमाण है। ऋण पत्र क्या है? ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है, क्योंकि लिखित में दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है लिखित में, एक ऋण का प्रमाण पत्र। ये कोर्स के बाहर है। अब है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात बराबर लाभ प्राप्ति अनुपात। अभी बताया था कि जो अधिक राशि, बड़ी रकम में से छोटी रकम घटती है, तो नया अनुपात ज्यादा है और पुराना कम है, तो सीधा सीधा क्या आ गया? लाभ आ गया। मतलब ये हमारा आंसर क्या है? ट्रू है, सही है। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फर्म का विघटन मतलब फर्म का व्यवसाय जो है बंद हो जाता है। साझेदारी का विघटन, साझेदारी के विघटन में व्यवसाय बंद नहीं होता है, पुनर्गठित हो जाती है साझेदारी। इसलिए दोनों में अंतर होता है, फर्म के विघटन, साझेदारी के विघटन में अंतर होता है। फर्म का विघटन मतलब व्यवसाय बंद हो जाना, और साझेदारी का विघटन मतलब साझेदारी, उनके बीच में जो शर्तें तय हुई वो बदल जाना, ठीक है। तो इसलिए अंतर नहीं है, ये गलत हो गया। यदि बोला जाता है कि अंतर है तो बिल्कुल ये सही होता। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते, बिल्कुल राइट। ऋण पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो जैसे रजिस्टर्ड ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र, फिर परिवर्तनशील ऋण पत्र, एक प्रकार का बंधक ऋण पत्र। तो ये बंधक ऋण पत्र को ही हम सुरक्षित ऋण पत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बंधक का मतलब होता है गिरवी रखना। बंधक का मतलब होता है गिरवी रखना। तो जब कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, तो मान लो बंधक ऋण पत्र जारी किया, इसका मतलब कंपनी ने अपनी कोई सी संपत्ति को उनके नाम पर गिरवी रखा है कि मान लो कंपनी फ्यूचर में ऋण पत्रों की राशि नहीं लौटा पाती है, तो जो संपत्ति उस नाम से गिरवी रखी है, वो संपत्ति को बेच करके वो ऋण पत्रों की राशि को लौटाना पड़ेगा। और इसलिए वे जो ऋण पत्रों के लिए संपत्ति ही गिरवी रख दिए, तो वो ऋण पत्र कैसा होगा? वो तो सुरक्षित हो गया, सेफ हो गया। मान लो कंपनी लॉस में भी जाएगी तो भी वो संपत्ति जो गिरवी रखी गई है वो बेच करके उसको पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए सही है। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, ये गलत है भाई। ऋण पत्र मतलब कम, ये दीर्घकालीन होते हैं। तो ऋण 3 प्रकार का होता है, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन। दीर्घकालीन मतलब 5 साल से अधिक, ठीक है। अल्पकालीन मतलब 1 वर्ष के अंदर। मध्यकालीन मतलब 1 से अधिक और 5 से कम, ठीक है। तो ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, तो ये गलत हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा 2016 का जो पेपर आया था, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अभी हमने देखे। तो अभी तक हमने 2010 से 2016 तक हम जो देख रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वही के वही रिपीट होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप 32 आउट ऑफ 32 मतलब 32 में से 32 पूरे ऑब्जेक्टिव एक झटके में आप करके आ सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम 2017 का जो पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।